हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं कोलंबिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्त कैप्टन घोस्ट के साथ भूतों को पकड़ने का काम करता हूँ। यानी कि अगर आपको साफ तौर पर कहूँ तो मैं एक घोस्ट हंटर हूँ। मेरे पास एक ऐसी लॉकेट है जिसकी मदद से मैं भूत प्रेत को कैद कर सकता हूँ। बस मुझे उस लॉकेट को छूकर यह बोलना पड़ता है कि मेरे सामने वाला भूत कैद हो जाए। मेरे इतना बोलते ही मेरे उस लॉकेट में वो जो हरा रंग का पत्थर लगा हुआ है, उस हरे रंग के पत्थर से एक लेजर लाइट जैसी रोशनी निकलती है और वो रोशनी मेरे सामने वाले भूत पर पड़ते ही वो भूत हमेशा के लिए मेरे उस लॉकेट में उस हरे रंग के पत्थर में आकर कैद हो जाता है। इसी तरह मैं भूतों को पकड़ता हूँ। इसी के साथ हमारे पास कई सारे ऐसे मशीनें हैं जिसकी मदद से हम भूतों को ढूंढ सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। और आप अगर मेरे पहले भूत पकड़ने वाले केस की कहानियां सुने होंगे तो आपको ये पता होगा कि मुझे ये भूत पकड़ने वाला लॉकेट कहाँ से मिला, कैसे मैं इंडिया गया था। मैं एक तांत्रिक बनना चाहता था, तांत्रिक की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था, पर मैं ये नहीं कर पाया। और कैसे मुझे एक तांत्रिक ने खुश होकर ये भूत पकड़ने वाला लॉकेट दिए थे। और तब से ही मैं यहाँ पर घोस्ट हंटिंग का काम कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में कई सारे लोग आते हैं, वो अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। उन्हें जब कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता तो वो हमारे पास आते हैं। कुछ के ऊपर भूत प्रेतों का साया होता है तो कुछ का कहना होता है कि उनके घर में कोई अजीब सी शक्ति है जो रात के वक्त मेरे घर के बर्तन दरवाजे को पीटते हैं। फिर मैं या मेरा दोस्त कैप्टन घोस्ट उनके घर में जाते हैं और वहाँ के भूत को या तो भगा देते हैं या फिर उसे कैद कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। पर एक दिन जब मैं कैप्टन घोस्ट के साथ अपने ऑफिस में बैठा आपस में बातें कर रहे थे, तभी हमारे पास एक चिट्ठी आई। एक पोस्टमैन आया था जो हमें एक पार्सल देकर गया। अब हम भी उस पार्सल को फाड़कर उसके अंदर जो चिट्ठी थी उसे पढ़ने लगे। वहां चिट्ठी भेजने वाले का नाम लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसे पढ़ने के बाद पता चला कि जिसने भी ये चिट्ठी भेजी है वो काफी ज्यादा मुसीबत में है। वहां उस चिट्ठी में लिखा गया था कि कोलंबिया का लास वेरिया गांव, जो कई साल पहले ही वीरान पड़ चुका है, उसी गांव के बाहर वाले तूफानी पहाड़ी पर एक बेताल रहता है। और वो बेताल मुझे अपना कैदी बना के रखा है, मुझे अपना बंदी बना के रखा है। वो मेरे जरिए इंसानों को जान से मारता है और वो उसका खून पीता है। उसने यहाँ के आसपास के कई सारे गांव को तबाह कर दिया है और इसके बाद भी वो मुझे अपने वश में कर रखा है। मैं यहाँ पर घुट घुट कर जी रही हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक लड़की हूँ और मैं यहाँ पे ना तो मर पा रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी खुशी से जी पा रही हूँ। अगर आप मेरी मदद कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, वरना मैं ये समझूंगी कि मेरे मरने के बाद भी शायद मेरी आत्मा इस बेताल का गुलाम ही बनकर रहेगी। और हो सकता है कि आप मेरी मदद करना चाहें और यहाँ पर आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि आप इस गांव में थोड़ा संभल कर आइएगा, क्योंकि इस गांव में कई सारे ट्रैप बनाए गए हैं, कई सारे ट्रैप बनाए गए हैं जो इस बेताल ने बना कर रखे हैं। कहीं पर ज़ॉम्बीज का खतरा है तो कहीं पर विशाल का जंगली जानवर के आत्माओं का खतरा। यहाँ पर जगह जगह पर ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी बुरी शक्तियाँ जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी शक्तियों से निपटने का कोई हथियार होगा तो आप उसे अपने साथ लेकर आइएगा। और हाँ, मेरे पास आने से पहले मेरे सबसे अच्छी दोस्त सफेद चुड़ैल से मिलना मत भूलिएगा, जो उसी वीरान पड़े गांव में रहती है। और वो चुड़ैल आपके इस काम में कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी। और ये चिट्ठी भी मैं आप तक उसी चुड़ैल के जरिए भिजवा रही हूँ। वहाँ उस चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था। और कैप्टन घोस्ट मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, तो फिर बताओ, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे उस लड़की को बचाने? देखो, तुम्हें वहाँ पर अकेला जाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो शाम हो चुकी है और कल सुबह होते ही मुझे यहीं के एक पास वाले गांव में भूत पकड़ने के लिए जाना है। पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर वहाँ उस लड़की को उस बेताल से बचाएंगे, उसके बाद दूसरे गांव में भूत पकड़ने जाएंगे। कैप्टन घोस्ट मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही एक बेताल का सामना कर सकता हूँ। और आप देखिएगा, मैं उस लड़की को बचाकर जरूर लेकर आऊँगा। आप दूसरे गांव में जाइए, आखिर वहाँ के लोग भी तो परेशान होंगे ना।
मेरे इस बात को सुनकर कैप्टन घोस्ट भी मुझसे कहने लगे, तो फिर ठीक है, कल जाते वक्त अपने साथ कुछ खास तरह की डिवाइस ले लेना, भूत पकड़ने वाला मशीन, जो तुम्हारे इस काम को करने में मदद करेगी। कैप्टन घोस्ट मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी मान गया था। फिर हमने वो पूरी रात निकाली और सुबह होते ही कैप्टन घोस्ट भी कुछ खास तरह के हथियार को लेकर और बड़ी बड़ी वो भूत पकड़ने वाली मशीन को लेकर अपनी कार से उस गांव में जाने के लिए निकल पड़े जहां के लोगों ने कंप्लेन लिखवाया था कि उनके गांव में कोई भूत प्रेत है। उसी गांव में जाने के लिए निकल पड़े। उनके पास इन भूत पकड़ने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने का काफी ज्यादा जानकारियां हैं, क्योंकि वो कई सालों से घोस्ट हंटिंग का काम करते आ रहे हैं। इसी के साथ उनके पास कई सारे ऐसे हथियार भी हैं जिनसे बिजली जैसी चमकने वाली तेज रोशनी निकलती है, और वो उन हथियारों की मदद से पहले ही कई सारे भूतों को कैद कर चुके हैं। यहाँ ऑफिस में ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। उस कमरे के अंदर शीशे के बोतल में कई सारे भूत कैद हैं। वहाँ उस ऑफिस में कई सारे शीशे के बोतल रखे हुए हैं और वहाँ हर बोतल के अंदर एक एक भूत कैद है। कैप्टन घोस्ट मुझसे कई बार कहते हैं कि तुम भी इन बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए सीख जाओ कि इसे कैसे चलाया जाता है। मैं भी उसे सीखने का प्रयास तो कर रहा हूँ, पर मैं उसे सीख ही नहीं पा रहा। पता नहीं, वो बहुत ही अजीब सी मशीनें हैं। उनमें से एक मशीन जिसका इस्तेमाल अगर हम अपने शरीर में लगा कर करें तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर भूतों की दुनिया में पहुंच जाती है, पृथ्वी के साथ वाले डायमेंशन में पहुंच जाती है। वहां भूतों की दुनिया में हम जिंदा तो रहते हैं, हमारी सांसें चलती रहती है, लेकिन हमारी आत्मा दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। और ऐसी मशीनों का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब किसी खास तरह के आत्मा से, जो कि भूतों की दुनिया में रहती है, सेकेंड डायमेंशन में रहती है, उससे अगर हमें संपर्क बनाना होता है, उससे कुछ खास जानकारियां प्राप्त करना होता है, तभी हम ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। खैर, कुछ ही दिनों में मैं भी इन मशीनों को अच्छे से चलाने के लिए सीख ही जाऊंगा। मुझे भी यहाँ पर काम करते हुए सिर्फ 5 महीने ही बीते हैं। मेरे पास ये लॉकेट है, भूत पकड़ने वाला लॉकेट, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं इस लॉकेट की मदद से किसी भी भूत प्रेत को कैद कर सकता हूँ। खैर, कैप्टन घोस्ट तो दूसरे गांव में जा चुके थे भूत पकड़ने के लिए, और अब मुझे भी लासबेरिया गांव में उस लड़की को बचाने के लिए जाना है। उस बेताल से उस लड़की को बचाने के लिए जाना है। मैं अपने साथ EMF डिटेक्टर, यानी कि भूत को ढूंढने वाली मशीन, वो मशीन ये बताती है कि भूत हमारे पास है या नहीं। मैं उस मशीन को अपने साथ लेकर उस गांव में जाने के लिए निकल पड़ा। पहले तो मुझे कई सारे छोटे मोटे गांव को पार करना पड़ा। कई सारे रास्ते में छोटे छोटे गांव आए और मैं उन गांव को पार करता हुआ एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां मुश्किल से 25 से 30 घर होंगे और उन घरों के छत 2 तरफा। मैं वहां पहुंचा और वहां के गांव वालों से पूछने लगा कि आखिर यहाँ से लासबेरिया गांव कितनी दूरी पर है। पहले तो मेरे मुंह से इस बात को सुनते उनके चेहरे पर जैसे डर सा छा गया था, और वो आपने लड़खड़ाते हुए शब्दों में मुझसे कहने लगे, लासबेरिया गांव? लेकिन आप वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? वो गांव तो कई साल पहले ही वीरान पड़ चुका है। क्या आप नहीं जानते कि वहां कोई इंसान नहीं जाता? वहां उस पूरे गांव में भूत प्रेतों का बसेरा है। या आप ये मान सकते हैं कि वो पूरा का पूरा गांव भूत प्रेतों का ही है। वहां उस गांव में सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। आप मुझसे लासबेरिया का पता क्यों पूछ रहे हैं? कि आप वहां पर जाकर अपनी मौत को बुलावा देना चाहते हैं? ऐसा वहां के गांव वालों का कहना था, और मैं उनसे कहने लगा, देखिए, मैं एक घोस्ट हंटर हूं और मैं उस गांव में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उस गांव में एक लड़की की जान खतरे में है। उस लड़की पर एक बेताल का कब्जा है और मैं उसी लड़की को बचाने के लिए उस गांव में जाना चाहता हूं। अगर आप ये जानते हैं कि उस गांव में कैसे जाया जाता है, उस गांव में जाने का रास्ता कहां से है, तो आप कृपा कर मुझे ये बताइए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं। अब मेरे इस बात को सुनकर गांव वाले भी मुझसे कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि उस गांव में कैसे जाना है। वहां एक बुजुर्ग महिला, वो मुझसे कहने लगी कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ये रास्ता जो है ना, जिस पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये रास्ता आपको जंगलों के बीच से लेकर जाते हुए उसी गांव में पहुंचाएगा। और हाँ, यहाँ के बाद आगे आपको कोई घर नहीं मिलेगा और न ही कोई दुकान। हम कई सालों पहले ही उन्हीं भूतों के डर के वजह से उस गांव से इतनी दूर आकर बस गए और यहाँ उस गांव से इतनी दूरी पर रहना शुरू हो गए क्योंकि उस गांव में कई सारे भूत हैं। और आप यकीन मानिए, वहाँ इतनी ज़्यादा बुराई है
कि वहां सूरज की रोशनी भी बिल्कुल मध्यम सी पड़ जाती है। आप वहां संभल कर जाइएगा। वो बुजुर्ग महिला मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी अपने बाइक को लेकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैं अपने बाइक को चलाता हुआ आगे बढ़ते चले जा रहा था। ये रास्ता कच्ची सड़क थी जो जंगलों के बीच से होकर निकल रही थी और मैं उस रास्ते पर अपने बाइक को चलाता गया। ऐसे कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उस रास्ते पर छोटे छोटे पेड़ पौधे, कई सारे झाड़ियां उग चुके थे और मैं उसे देखते ही समझ गया यकीनन यहाँ पर इंसान आते जाते नहीं हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इंसान आते जाते तो उनके पैरों के चलने की वजह से ये रास्ते का छोटे छोटे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते। मैं वहीं अपने बाइक को उसी रास्ते के किनारे पर खड़ा कर दिया और चलते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। भले ही वहां उस रास्ते पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये रास्ता किस ओर जा रहा है। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहा था और जैसे ही कुछ दूर आगे पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ रास्ते पर, यहाँ जंगलों में थोड़ी थोड़ी धुंध छाई हुई है। मैं वहां उस रास्ते पर आगे बढ़ते चला गया और जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर धुंध भी जैसे बढ़ती जा रही थी। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते गया और लगभग 1 किलोमीटर तक आगे चलने के बाद मुझे उस रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट नजर आया। एक बड़ा सा गेट बना हुआ था जिसके बीच से एक कच्ची सड़क गुजर रही थी और मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैं उस बड़े से गेट के पास पहुंचा और मैं उस गेट के ऊपर बने हुए निशान को देखने लगा। उस गेट के ऊपर कई सारे शैतान जैसे दिखने वाले जीव के आकार बने हुए थे और इसी के साथ वहीं लिखा हुआ था लासवेरिया। और मैं ये देखते समझ गया यही है लासवेरिया गांव। मुझे इस गांव में अपने कदम संभल संभल कर रखना होगा, जैसा कि वहां लेटर में लिखा गया था, उस चिट्ठी में लिखा गया था कि यहाँ इस गांव में उन बेतालों ने कई सारे ट्रैप लगा कर रखे हैं, कई सारे ट्रैप बना कर रखे हैं जिससे मुझे खतरा है। मुझे इस गांव में संभल कर जाना होगा। मैं उसी गेट को पार करते हुए उस कच्ची सड़क के रास्ते आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस गेट को पार किया था वैसे ही वहां पे जैसे सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई थी। इस गेट के बाहर सूरज की रोशनी तो आ रही थी, लेकिन यहाँ इस गांव में सूरज की रोशनी जैसे मध्यम मध्यम सी धरती पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सूरज की रोशनी नहीं बल्कि चांद की रोशनी हो। और वहां आसपास काफी ज्यादा धुंध छाई हुई थी। हालांकि ये धुंध इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि मैं कुछ देख ना पाऊं, पर हाँ, ये धुंध इतनी भी कम नहीं थी कि मैं काफी ज्यादा दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता। मैं उस गांव में आगे बढ़ने लगा। ये रास्ता गांव के भीतर तक जा रहा था और मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चला गया। वहां रास्ते के किनारे किनारे दोनों तरफ कई सारे घर बने हुए थे जो कि अब टूट फूट कर खंडहर में बदल चुके थे और मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते चला गया। यहाँ पर जैसे एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। यहाँ ना तो किसी चिड़िया की आवाज आ रही थी और ना ही किसी जानवर का। मैं अपने कदम संभल संभल कर आगे बढ़ाते चले जा रहा था और तभी मैंने एक चीज नोटिस किया। यहाँ घर के जितने भी दीवारें हैं, टूटी फूटी दीवारें, यहाँ की जमीन और तो यहाँ के पेड़ पौधे भी जैसे काले हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या ये धुंध की वजह से मुझे काले प्रतीत हो रहे हैं। नहीं, धुंध की वजह से ये काले थोड़ी ना दिखेंगे, यकीनन इनका रंग ही काला है। मैं वहां उन टूटी फूटी घरों को देखता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस गांव के थोड़ा अंदर तक पहुंचा, वहां अंदर काफी तेज हवाएं चले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इस गांव में तूफान आ चुका है, लेकिन मुझे इस तूफान में भी आगे बढ़ना था क्योंकि यहाँ पे कोई घर तो था नहीं जहां पर मैं जाकर छिप सकता था। यहाँ पे ये टूटी फूटी दीवारें थी जहां पर जाकर अगर मैं छिपता तो ये टूटी फूटी दीवारों के ईंट पत्थर मेरे सर पर आकर गिरते। मैं वहां काफी तेज चल रहे हवाओं को चीरता हुआ आगे बढ़ते चले जा रहा था। मेरी आंखों में वहां की धूल मिट्टियां पड़ रही थी जिसकी वजह से मेरी आंखें बार बार बंद हुए जा रही थी। मैं किसी तरह से अपने आंखों को मूंदता, कभी कभी खोलता हुआ आगे बढ़ते चले जा रहा था कि तभी अचानक से मेरे आगे का पैर फिसला और मैं जैसे गिरने ही वाला था कि तभी मैं अपने आप को संभाला। मैंने देखा कि वहां पे एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था जिसके अंदर मेरा एक पैर फिसला था और मैं गिरते गिरते बचा था। और मैं वहां जब उस गड्ढे के नीचे देखा, गड्ढे के अंदर देखा तो वहां पे एक अजीब सा ही जानवर था। ये देखने में किसी शेर जैसा लग रहा था। उसके शरीर का आकार तो बिल्कुल शेर जैसा ही था,
इसके भी गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे जैसा कि शेर का होता है, लेकिन ये शेर नहीं था क्योंकि इसके सर पर 2 सींग निकले हुए थे। ये लाल रंग के दिखने वाले सींग थे और इसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। ये जानवर मेरी ओर देखता हुआ काफी तेज आवाज में गुर्राए जा रहा था और तभी मैंने देखा कि वहां खड्डे के नीचे किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है जो कि आधी जमीन में गड़ी हुई थी और उसका आधा हिस्सा जो कि जमीन के बाहर दिखाई पड़ रहा था। और मैं उसे देखते ही समझ गया यकीनन इस खड्डे के अंदर कोई शेर गिरा होगा और उसकी मौत यहीं खड्डे के अंदर ही हो गई। ये उसी की आत्मा है जो यहाँ खड्डे के अंदर है। यकीनन ये शेर की आत्मा है क्योंकि ये बेतालों की दुनिया है। यहाँ पे मरने वाले जीव जंतु की आत्मा भी शायद इसी दुनिया का होकर रह जाता है, वो भी एक बेताल बन जाता है। ये कोई जानवर बेताल है जिसके सर के ऊपर ये 2 बड़े बड़े लाल रंग के सींग हैं और इसकी आंखें चमक रही है। मैं सोचने लगा क्या मैं इसको अपने इस लॉकेट में कैद कर लूं? जाने दो, इसने मेरा कुछ तो बिगाड़ा नहीं। वैसे भी ये खड्डे से बाहर नहीं निकलने वाला, फिर इसे कैद करने का क्या फायदा। मैं उस खड्डे से दूसरी तरफ से चलता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैं अब संभल कर जा रहा था और वहां पे अभी वो तेज तेज हवाएं चले जा रही थी। मैं अपनी आंखों को कभी मूंदता कभी खोलता हुआ आगे बढ़ते चले जा रहा था और ऐसे ही कुछ दूर आगे चलने के बाद मुझे वो पहाड़ी दिखाई पड़ने लगी थी। उस पहाड़ी पर काफी ऊंचे ऊंचे घने पेड़ लगे हुए थे, लेकिन सारे के सारे पेड़ काले। वो पहाड़ भी बिल्कुल काला था और वहाँ पहाड़ के ऊपर काफी ज्यादा धुंध छाया हुआ था। यहाँ गांव से ज्यादा धुंध तो उस पहाड़ पर छाया हुआ था और मुझे उस पहाड़ी पर जाना था क्योंकि उसी पहाड़ी पर वो लड़की है। ये तूफानी पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर एक बेताल ने एक लड़की को कैद कर रखा है। मुझे उस लड़की को उस बेताल की कैद से छुड़वाना होगा, उसे आजाद करवाना होगा। यही सोचकर मैं उस पहाड़ी की ओर बढ़ चला। वहां काफी तेज तेज हवाएं अभी भी चले जा रही थी और मैं अपने कदम आगे बढ़ाते चले जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उस पहाड़ी के नजदीक पहुंचा तभी मैंने देखा वहां रास्ते की ओर से चलता हुआ, जंगलों के अंदर से चलता हुआ कई सारे ज़ॉम्बीज। ये मुर्दा इंसान थे और ये अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। यकीनन ये मुझे पकड़ना चाहते थे, ये मुझे पहाड़ी पर जाने से रोकना चाहते थे। और मैं सोचने लगा अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन ज़ॉम्बीज को अपने लॉकेट में कैद कर लूं? लेकिन इनकी संख्या तो सैकड़ों में है। क्या मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज को अपने इस लॉकेट में कैद कर पाऊंगा? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वो सारे ज़ॉम्बीज अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता हुआ मेरे काफी नजदीक तक पहुंच चुका था। वो मुझे पकड़ना चाहता था और अब मैं भी फैसला कर चुका था कि इन सारे ज़ॉम्बीज को मुझे कैद करना ही होगा, अपने इस लॉकेट में कैद करना ही होगा। ये मुझ तक पहुंचे, मुझे कुछ नुकसान पहुंचा उससे पहले ही मुझे कुछ करना ही होगा। मैंने अपने उस लॉकेट को पकड़ा, अपने उस लॉकेट को छुआ जो मेरे गले में चिपकी हुई थी और मैं उसे छूकर कहने लगा मेरे सामने जो भी भूत प्रेत है, जो भी बुरी आत्मा है, वो कैद हो जाए। मैं इतना बोला था और मेरे लॉकेट में वो जो हरे रंग का बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर से एक लेजर लाइट सी रोशनी निकली और एक ज़ॉम्बीज के शरीर पर जाकर पड़ी। लेकिन उस लाइट के पड़ने के बाद भी वो ज़ॉम्बी मेरे इस पत्थर में आकर कैद नहीं हुआ था। मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ज़ॉम्बी मेरे इस लॉकेट में कैद क्यों नहीं हुआ? मैं ये सोच रहा था कि तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है जो मेरे इस लॉकेट में कैद होगा। ये तो ज़ॉम्बी है, एक लाश है और लाशें मेरे इस लॉकेट में कैद नहीं होते। मेरे इस लॉकेट में बेताल, पिशाच, भूत प्रेत और जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो ही कैद हो सकते हैं। ऐसे लाश, ज़ॉम्बीज ये सब कैद नहीं होने वाले। मुझे इसके लिए कोई और ही उपाय ढूंढना होगा। मुझे इससे बचने के लिए कुछ सोचना होगा। ये लॉकेट इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए मेरे किसी भी काम में नहीं आने वाले। मुझे कोई और ही उपाय ढूंढना होगा। मैं अपने गन को निकाल लिया क्योंकि वो ज़ॉम्बीज मेरे काफी करीब तक पहुंच चुका था। वो मुझे पकड़ता और हो सकता था वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मैं उससे पहले अपने गन को निकाल लिया और मैं ज़ॉम्बीज के ऊपर तान दिया। लेकिन इसके बाद भी वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे और मैं गन की गोलियां उन ज़ॉम्बीज पर दागना शुरू कर दिया। मैं एक एक गोलियां कई सारे ज़ॉम्बीज को मारा था, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज कुछ पल के लिए जमीन पर गिरते, उसके बाद वो फिर से उठकर खड़े हो जाते। वो फिर से अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए मेरी ओर बढ़ने लगते और एक ज़ॉम्बी जो मेरे पास पहुंच चुका था और वो अपने दोनों हाथों से मेरे गले को काफी कसकर पकड़ लिया था और वो
मेरे गले को काफी तेज दबाया जा रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। और अब मैं क्या करता? मैं अपने हाथों से उसके हाथ पर वार किया। जिस हाथ से उसने मेरे गर्दन को पकड़ रखा था, मैं अपने हाथ से उसके हाथ पर वार किया। मैं अपने मुक्के से उसके हाथ पर मारा था और मेरे मारते ही उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो चुका था। ये लाशें थी जिसकी बॉडी सड़ चुकी थी और मेरे एक मुक्का उसके हाथ पर मारते ही उसके हाथ उसके शरीर से अलग हो चुका था। और अब सबसे पहले मैंने उस ज़ॉम्बी के हाथ को अपने गर्दन से अलग किया। वो ज़ॉम्बी अपने दूसरे हाथ से मेरे गर्दन को पकड़ना चाहता था और मैं उसके दूसरे हाथ को पकड़कर एक मुक्का उसके हाथ पर दे मारा। मेरे मुक्के पड़ते ही उसका वो दूसरा हाथ भी उसके शरीर से अलग हो चुका था और वो ज़ॉम्बी अपने पैरों से चलता हुआ मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो बार बार अपने शरीर को मेरे शरीर से टकराए जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी जान थी ही नहीं कि वो मुझे गिरा पाता। मैं उसे एक लात मारा और वो ज़ॉम्बी मुझसे 5 कदम दूर जाकर गिरा था। लेकिन इसी के साथ बात नहीं बनी थी। वहां पे ऐसे कई सारे ज़ॉम्बी थे जो मुझे पकड़ने के लिए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मैं क्या करता? मैं वो जो बड़ा सा मोटा लकड़ी पड़ा हुआ था, वो सूखी लकड़ी, मैं उसे उठाया और उन ज़ॉम्बीज पर वार करना शुरू कर दिया। मैं उस मोटे से लकड़ी से उन ज़ॉम्बीज पर वार करता जा रहा था और वो मोटा लकड़ी ज़ॉम्बीज के शरीर पर पड़ते ही ज़ॉम्बीज जमीन पर गिरते जा रहे थे। वहां कई सारे ज़ॉम्बीज थे और मैं उस मोटे से लकड़ी से ज़ॉम्बीज को मारता जा रहा था। वहां पे वो लाशें जमीन पर गिरते जा रहे थे। किसी का धड़ उसके शरीर से अलग हो रहा था तो किसी का हाथ उसके शरीर से अलग होता जा रहा था, तो किसी का पूरा शरीर ही 2 भागों में बट जा रहा था, क्योंकि वो लाशें थे और उनका शरीर पूरा सड़ा हुआ था। इसी कारण मेरे उस मोटे से डंडे का वार पड़ते ही उनका शरीर 2 भागों में बट जा रहा था। किसी का शरीर धड़ से अलग हो रहे थे तो किसी का हाथ उसके शरीर से अलग हो रहे थे। इसी तरह मैं ज़ॉम्बीज को मारता हुआ आगे बढ़ते चले जा रहा था। मैं अब लगभग पहाड़ी तक पहुंच चुका था और वहां सारे ज़ॉम्बीज जमीन पर गिर चुके थे। लेकिन जैसे ही मैं पीछे पलट कर देखा, वो सारे ज़ॉम्बीज अपने सर को अपने शरीर में लगा रहे थे, तो कोई ज़ॉम्बीज अपने हाथ को अपने शरीर में लगा रहे थे। जिस ज़ॉम्बीज का एक भी हाथ बच चुका था, वो अपने उस हाथ से दूसरे हाथ को उठा रहा था जो कि टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को उठाता और उसे अपने शरीर में गाड़ लेता, और जैसे ही वो अपने दूसरे हाथ को अपने शरीर में लगाता, वो हाथ लगाते ही उसके शरीर में उसके हाथ में भी जैसे जान आ जा रहे थे। वो ज़ॉम्बीज वहां पे ऐसा ही कर रहे थे और कई सारे ज़ॉम्बीज जिनके सर ही जिनके गर्दन ही धड़ से अलग हो जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ थे, वो अपने उन हाथों से अपने सर को जमीन पर ढूंढ रहे थे, जैसा कोई अंधा व्यक्ति किसी चीज को ढूंढता है। उसी तरह वो ज़ॉम्बी अपने सर को ढूंढ रहे थे और उसे अपने शरीर में लगा रहे थे, और वो सर उसके शरीर में लगते ही जैसे उसे दिखाई पड़ना शुरू हो जा रहा था। मैं डर चुका था। ऐसे तो ये ज़ॉम्बी कभी नष्ट ही नहीं होने वाले। मैं क्या करूं? मैं पहाड़ी तक तो आ ही चुका हूं। पहाड़ी पर चलता हूं। मैं वहां पहाड़ी पर चढ़ चुका था और कुछ ही देर में वहां सारे ज़ॉम्बी अपने शरीर को जोड़ चुके थे, अपने हाथ अपने सर को अपने शरीर में लगा चुके थे। और अब मैं वहीं पहाड़ी पर खड़ा उन ज़ॉम्बीज को देख रहा था। लेकिन मैंने देखा वहां वो ज़ॉम्बी मुझे देख तो रहे थे, लेकिन मेरी ओर अपने कदम नहीं बढ़ा रहे थे। शायद वो पहाड़ी पर नहीं आ सकते थे। वो सारे ज़ॉम्बी वहीं अपने जगह पर ही खड़े थे। वो एक भी कदम इस पहाड़ी की ओर नहीं बढ़ाए थे। और मैं समझ चुका था यकीनन ये ज़ॉम्बीज इस पहाड़ी पर नहीं आ सकते। ये बेतालों का पहाड़ी है और यहाँ पे ये ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। यहाँ काफी ऊंचे घने पेड़ थे और सारे के सारे पेड़ काले, लेकिन यहाँ पे चलने वाली वो तेज हवाएं, ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे पहाड़ी पर काफी तेज तूफान आ चुका है। और वहां उन हवाओं के कारण यहाँ के पेड़ काफी तेज तेज लहराए जा रहे थे। मैं समझ चुका था ऐसे ही इसका नाम तूफानी पहाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा तूफान आया ही रहता है। इसी वजह से इस पहाड़ी को तूफानी पहाड़ी कहा जाता है। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ता रहा। मैं उस पहाड़ी पर लगभग चोटी पर पहुंच चुका था और वहां काफी तेज हवाएं चले जा रही थी, लेकिन यहाँ पे काफी घने पेड़ों के होने के कारण वो तेज हवाएं मुझे ज्यादा महसूस नहीं हो रहे थे। मैं उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और वहां आसपास देखने लगा। कहाँ हो सकती वो लड़की? वो बेताल कहाँ हो सकता है जिसने उस लड़की को कैद कर रखा है?
वहाँ चिट्ठी में तो लिखा गया था किसी तूफानी पहाड़ी पर वो लड़की कैद है, उस बेताल के कब्जे में है। मैं इस पहाड़ी पर तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ इतने घने पेड़ हैं, मैं उस लड़की को ढूंढूंगा भी कहाँ? मैं उसे ढूंढ ही नहीं सकता। मैं इतना सोचते हुए अपने EMF डिटेक्टर डिवाइस को निकाला। अगर यहाँ इस पहाड़ी पर कोई बेताल होगा, मेरे आसपास कोई बेताल होगा, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं उस डिवाइस को ऑन किया और उस डिवाइस को ऑन करते ही उसमें रेड लाइट जल चुकी थी। ये देखकर मैं हैरान था। ऐसा तभी होता है, ये रेड लाइट तभी जलता है जब हमारे आसपास कोई भूत प्रेत, कोई बुरी शक्ति हो। क्या मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है? मैं अपने जेब से उस चश्मे को निकाल लिया। उस चश्मे को अपने आंख पर लगाते ही मुझे ये पता चल जाता, अगर मेरे आसपास कोई अदृश्य बुरी शक्ति होती या फिर कोई आत्मा होता तो मुझे दिखाई पड़ जाता। मैं उस चश्मे को अपने आंख पर लगाया और आसपास देखने लगा, लेकिन वहाँ आसपास कोई अदृश्य बुरी शक्ति मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। हाँ, वहाँ उस पहाड़ के नीचे कई सारे पंछियों की आत्मा, कई सारे अदृश्य आत्मा जो कि हवा में उड़ रहे थे, लेकिन वो इस पहाड़ी के बाहर ही थे, पहाड़ी के नीचे ही थे। इस पहाड़ी पर आसपास कोई भी बुरी शक्ति नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया इसके बाद भी ये डिवाइस कैसे काम कर रहा है, इसमें ये रेड लाइट कैसे जल रही है। मैं समझ नहीं पाया। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये बेतालों की दुनिया है और इसी वजह से यहाँ पे ये रेडिएशन, भूतों वाले रेडिएशन सभी जगह पे पाए जाते होंगे, सभी जगह पर आते होंगे। यही कारण हो सकता है कि ये EMF डिवाइस डिटेक्टर की ये लाइट, रेड लाइट जल रही है। मैं उस डिवाइस को बंद किया और उसे जेब में रख लिया। मैं उस चश्मे को भी उतारा और उसे अपने जेब में रख लिया, क्योंकि यहाँ पर, वहाँ बाहर, इस पहाड़ी के बाहर कई सारे भूत प्रेत जो कि हवा में उड़ रहे थे। मैं उसे देखना नहीं चाहता था, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मैं उस चश्मे को उतारकर अपने जेब में रख चुका था और अब मैं सोचने लगा, फिर कैसे पता कर सकता हूँ वो लड़की कहाँ पर है, वो बेताल कहाँ पर उस लड़की को कैद कर रखा है। यहाँ ये पहाड़ी इतनी बड़ी है, मैं इस पहाड़ी पर कहाँ उस लड़की को ढूंढूंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, उस लेटर में लिखा गया था कि आने से पहले मेरे अच्छी दोस्त सफेद चुड़ैल से जरूर मिल लेना, वो आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी मुझे ढूंढने में। मैं सोचने लगा, सफेद चुड़ैल कहाँ मिलेगी? सफेद चुड़ैल, मुझे उसके पास जाना ही होगा। यकीनन वो इस पहाड़ी पर नहीं रहती होगी, क्योंकि यहाँ इस पहाड़ी पर कोई भी भूत प्रेत, कोई भी आत्मा है ही नहीं। शायद इस पहाड़ी पर सिर्फ वो बेताल ही रहते होंगे। मैं यही सोचकर उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन मैं डर भी रहा था। वो जोम्बी अगर दोबारा आया तो मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, फिर से किसी मोटे से लकड़ी से उन जोम्बीज का गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मैं यही सोचते हुए वहां उस पहाड़ी से नीचे उतरा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन वहां मेरे आसपास कोई भी जोम्बी नहीं था। शायद वो जोम्बी यहाँ इस पहाड़ी पर जाते वक्त ही किसी को रोकता है। कोई इंसान या कोई जानवर या फिर कोई भूत प्रेत इस पहाड़ी पर जाता है तो वो जोम्बी उसे रोकता है। मैं ये सोचते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहा था। मैं अब गांव में आ चुका था और यहाँ ये टूटे फूटे घर थे, लेकिन यहाँ पे वो तेज हवाएं, काफी तेज हवाएं चले जा रही थी। मैं वहां खड़ा होकर देखने लगा, कहाँ है वो सफेद चुड़ैल का घर? कहाँ पर रहती है वो? यहाँ पर तो सारे घर टूटे फूटे हैं। यहाँ पर तो कोई भी ऐसा घर दिख नहीं रहा जो घर टूटे फूटे ना हो। यकीनन वो टूटे फूटे घर में नहीं रहती होगी, उसका घर सही सलामत होगा। मैं ऐसा घर ढूंढ रहा था जो कि अच्छा हो, जो कि टूटा फूटा ना हो। मैं वहाँ आसपास चलता हुआ अपनी नजर घुमाते हुए देख रहा था, लेकिन वहाँ ऐसा घर कोई मिला ही नहीं। मैं सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ पे हो सकती वो सफेद चुड़ैल। मैं अब उस रास्ते से नीचे उतरकर दाहिनी ओर उस गांव के अंदर जाने लगा। वहाँ पे सारे घर टूटे फूटे थे और मैं गांव के अंदर की ओर चलता जा रहा था। यहाँ पे सारे घर काले थे, सारे पेड़ पौधे काले थे। और तभी मैं कुछ दूर जैसे ही आगे गया, तभी मैंने देखा एक पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा फूस का घर बना हुआ था। ये एक झोपड़ी सा घर था और उस घर से काफी तेज धुएं की लपटें उठ रही थी। ये धुएं की लपटें आसमान की ओर जा रही थी और मैं सोचने लगा, यकीनन यहीं पे रहती होगी वो सफेद चुड़ैल। यहाँ पे सफेद रंग का धुआं उठ रहा है इस झोपड़ी से, और यही झोपड़ी तो सही सलामत है। इसके अलावा इस गांव में एक भी ऐसा घर नहीं है जो कि टूटा फूटा ना हो। ये घर सही सलामत है, इसका मतलब इसके अंदर कोई रहता होगा। हो सकता है वो सफेद चुड़ैल खाना बना रही होगी, इसी वजह से ये धुएं उठ रहे हैं। मैं यही सोचते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा। उस घर तक जाने के लिए
वहां एक सीढ़ी लगाया गया था और मैं उस सीढ़ी के जरिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। मैं उस झोपड़ी में जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा था, वैसे ही आसमान से काफी अजीब सी आवाज आने लगी। वहां वो आवाजें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत है जो कि अजीब सी हंसी में हंस रही है। मैं आसमान की ओर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि आसमान में एक झाड़ू पर बैठी कोई बूढ़ी औरत उड़ती हुई मेरे पास आ रही है। उसने सफेद रंग की साड़ी को पहन रखा था और उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और वही ये अजीब सी हंसी में हंस रही थी। मैं समझ गया यही सफेद चुड़ैल है। वो उड़ती हुई मेरे पास आई और वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, कौन हो तुम और तुम मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? उसकी नाक बहुत लंबी सी थी और वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अपने नाक से ही बात कर रही हो। मैं उससे कहने लगा, मैं घोस्ट हंटर, आपने ही वो चिट्ठी भेजी थी ना। मेरी ये बात सुनते ही वो सफेद चुड़ैल भी काफी खुश हो गई थी। वो कहने लगी थी, आओ 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 मेरे घर आओ, आओ ऊपर आओ, चढ़ो सीढ़ी पर चढ़ो, मेरी इस झोपड़ी में आओ। मैं भी उस सीढ़ी पर से चढ़ता हुआ उस झोपड़ी में पहुंचा। तब मैंने देखा वहां एक चूल्हा बना हुआ था और उसी चूल्हे में आग लगी हुई थी। और तभी मैंने देखा कि वो सफेद चुड़ैल अपने झाड़ू पर से नीचे उतरी और उसके हाथ में एक बड़ा सा बकरा था और वो कहने लगी, मैं इस बकरे को लाने के लिए दूसरे गांव में गई थी। मुझे भूख लगी हुई थी और यहाँ इस गांव में तो कोई भी जानवर पशु पक्षी बचा ही नहीं है। सभी को उस बेतालों ने मार डाला है। उस बेताल ने सारे पशु पक्षी उन जानवरों को मारकर खा गया है। मुझे अपना पेट भरने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। वहां से किसी जानवर को पकड़ कर लाना पड़ता है। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, या फिर ये कहूँ कि मेरी बेटी जैसी वो लड़की जिसका नाम मनोरमा है, उसे वो बेताल अपने साथ लेकर गया है। वो बेताल जो उस पहाड़ी पर रहता है, वो पहाड़ी पर रहने वाला वो बेताल मनोरमा को अपने बस में करके अपने साथ लेकर गया है। उस बेताल का अपना शरीर नहीं है, उसके पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन हाँ, उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं। वो अपनी शक्तियों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो मनोरमा को अपने बस में इसलिए करके रखा है ताकि मनोरमा के जरिए वो अपना मन चाहा काम कर पाए। वो मनोरमा के जरिए अपना मन चाहा काम करवा पाए। इसीलिए वो बेताल मनोरमा को अपने बस में करके रखा है। उस बेताल को अगर कभी भूख लगती है या फिर उस बेताल को किसी जानवर का खून पीना होता है तो वो मनोरमा के शरीर में घुस जाता है और वो मनोरमा के जरिए उस जानवर को पकड़कर मारता है। क्योंकि उसके पास शरीर तो है नहीं, भले ही वो अपने शक्तियों से जानवर को मार देगा, लेकिन उसके पास कोई शरीर तो है नहीं। इस वजह से वो जानवर का खून या फिर उसके मांस को नहीं खा पाएगा। उसे अपने भूख मिटाने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। वो इंसान के शरीर में घुसता है और तभी वो अपनी भूख को मिटा पाता है। और यही कारण है कि वो बेताल मनोरमा को अपने बस में कर रखा है, उसे अपने कब्जे में कर रखा है। उसे जब भूख लगती है तब वो मनोरमा के शरीर में घुसता है और वो जानवरों को मारकर उसका खून पीता है। कभी कभार तो वो मनोरमा के शरीर में घुसकर किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए कांटे वाले झाड़ियों के अंदर भी चला जाता है। वो बेताल मनोरमा के शरीर में समाकर कांटे वाले झाड़ियों के अंदर भी चला जाता है। इससे मनोरमा के शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये बात मुझे कैसे पता? तो ये बात मनोरमा खुद मुझे बताई थी जब मैं एक दिन आसमान में उस पहाड़ी के आसपास उड़ रहा था। मैं उस पहाड़ी के आसपास उड़कर देख रहा था कि हो सकता है कहीं पर मुझे मनोरमा दिख जाए, और वो मुझे दिखी। और तभी उसने खुद मुझे ये बात बताई थी। मैं उस पहाड़ी के इसी ओर खड़ा था और मनोरमा उस पहाड़ी पर खड़ी थी, और तब वो मुझे ये बताई थी कि कैसे वो बेताल मेरे ऊपर जुल्म ढाता है। इस काली पहाड़ी के उस ओर काफी घना जंगल है और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, और उन जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वो बेताल मेरे शरीर में घुसता है, मेरे शरीर में समाता है और मेरे जरिए जानवरों को पकड़कर उसका खून पीता है। यहाँ इस काली तूफानी पहाड़ी पर इंसान और उस बेताल के अलावा और कोई नहीं आ सकता, लेकिन इस काली पहाड़ी के उस ओर वो जो घना जंगल है उसमें कोई भी जा सकता है। वहाँ पे जानवर भी रहते हैं और उसी जानवर को वो बेताल मारकर खाता है। ये बात मनोरमा ने मुझे खुद बताई थी, और उसी दिन उसने वो चिट्ठी भी मुझे दिया था, जो चिट्ठी मैं आप तक पहुंचा पाया हूँ, जिसे पढ़कर आप यहाँ पर आए हैं। वो ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चुड़ैल और एक डायन दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त कैसे हो गई? मेरे इस बात को सुनकर सफेद चुड़ैल भी हंसते हुए कहने लगी, देखिए,
मनोरमा की माँ, जो कि एक अच्छी डायन थी। हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। मैं कभी कभार मनोरमा के घर भी जाया करती थी। पर एक दिन इस गांव में वो बेताल आ गया, और वो गंजा बेताल वो एक इंसान के शरीर में घुसकर एक एक करके यहाँ के गांव के सारे इंसान को मारकर उसका खून पी गया, और अंत में उसने मनोरमा की माँ को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मनोरमा की माँ, जो कि एक डायन थी, उसने मरने से पहले उस इंसान का भी गला काट दिया, जिसके शरीर के अंदर घुसकर वो बेताल इंसानों को मार रहा था। वो डायन अपनी बड़ी बड़ी नाखून से उस इंसान का गला काट दिया और उसके बाद ही मरी। अब उस बेताल के पास कोई इंसानी शरीर तो बचा नहीं था, और यहाँ इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही इंसान था, और वो थी मनोरमा। उस बेताल ने मनोरमा के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। वो मनोरमा के शरीर में घुस गया और अपनी शक्तियों से उसके गले में एक मोतियों का हार डाल दिया, और जब तक वो मोती का हार मनोरमा के गले में है तब तक मनोरमा उसके कब्जे में है। ऐसा नहीं है कि मैं उस बेताल का सामना करने की कोशिश नहीं की, मैं उसके साथ लड़ाई भी किया हूँ, लेकिन मेरी शक्तियां उस बेताल के सामने फीकी पड़ गई, और मैं अब उस काली पहाड़ी पर, उस काली तूफानी पहाड़ी पर नहीं जा सकती। आपको ही जाना होगा, मनोरमा को बचा कर लाना होगा। वो सफेद चुड़ैल मुझसे ऐसा कह रही थी, और मैं भी कहने लगा, लेकिन मैं वहां काली पहाड़ी पर गया था, पर मुझे वहां कहीं भी मनोरमा दिखाई नहीं दिया। तो वो सफेद चुड़ैल मुझसे कहने लगी, कोई बात नहीं, इस बार मैं आपको भेज रही हूँ। आप मेरे इस उड़ने वाले झाड़ू पर बैठ जाइए, ये आपको उस बेताल के पास पहुंचा देगा। भले ही मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन मेरी ये उड़ने वाली जादू की छड़ी तो वहां जा ही सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो अपने हाथ में एक उंगली के बराबर शीशे की बोतल को लेकर आई। उसके अंदर कोई लाल रंग का द्रव्य था, और वो मुझे देते हुए कहने लगी, ये लीजिए, इसके अंदर ये जो लाल रंग का द्रव्य है ना, इसे पीते ही आपका शरीर कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। वहाँ उस बेताल के पास कई सारे बेतालों का झुंड है, कई सारे बेतालों का फौज है, और वो गंजा बेताल जिसने मनोरमा को अपने कब्जे में कर रखा है, वो उन बेतालों का सरदार है। ये दवाई, ये लाल रंग का द्रव्य आपको गायब होने में मदद करेगा, उन बेतालों के फौज से लड़ने में मदद करेगा। आप इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। वो सफेद चुड़ैल मुझे वो द्रव्य देते हुए कहने लगी, ठीक है, फिर बैठिए, जाइए बैठिए मेरे उस उड़ने वाले झाड़ू पर। वो झाड़ू आपको उस गंजे बेताल तक पहुंचा देगा। अब मैं भी उस सफेद चुड़ैल के झोपड़ी से बाहर निकला और उसके उड़ने वाले झाड़ू पर बैठ गया। मैं जैसे ही उस झाड़ू पर बैठा था, वो सफेद चुड़ैल कहने लगी, ये झाड़ू पहुंचा दे से उस गंजे बेताल तक। वो सफेद चुड़ैल इतना बोली थी, और वो झाड़ू आसमान में मुझे लेकर उड़ चला। मैं भी उस झाड़ू को काफी कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे उड़ने वाले झाड़ू पर बैठा था, और वो झाड़ू मुझे उड़ाता हुआ उसी काली तूफानी पहाड़ी के ऊपर लेकर आ गया था। वो उस काली तूफानी पहाड़ी के ऊपर से उड़ाता हुआ मुझे लेकर जा रहा था, और मैं वहां उस काली पहाड़ी के ऊपर देखता जा रहा था। वहां काफी तेज हवाएं चले जा रही थी, और ऐसे ही वो मुझे उड़ाता हुआ उसी पहाड़ी के एक इलाके में लेकर आ गया था, और वो वहां मुझे पहाड़ के नीचे उतारा। जब मैं वहां पहाड़ के नीचे उतरा तो मैंने देखा वहां मुझे कुछ ही दूरी पर एक लड़की थी, जिसके कपड़े फाटे चीटे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कांटों में फंसकर उसके कपड़े कहीं कहीं पर फट चुके हैं, और वो एक आग के पास खड़ी थी। वहां जमीन पर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला हुआ था, और वो लड़की वहीं उसी आग के पास खड़ी थी। वो आग में अपने हाथ को सेक रही थी। मैं अब चलता हुआ उसके पास गया। हो ना हो यकीनन यही मनोरमा होगी। मैं उसके पास गया, और जब मैं उसके चेहरे को देखा, वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके कपड़े और उसके शरीर पर वो घाव, उसके कपड़े फटे चिटे तो थे ही, लेकिन इसी के साथ उसके शरीर पर घाव भी बहुत ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि कांटों में फंसने की वजह से उसकी चमड़ियां, उसके त्वचा कट चुके हैं, जिसके कारण उसके शरीर पर घाव बन चुके हैं। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे, पानी से भीगे हुए थे, और मैं उसके पास पहुंचकर कहने लगा, मनोरमा, आपका नाम मनोरमा है? तो वो लड़की भी मेरी ओर देखते हुए कहने लगी, क्या आप घोस्ट हंटर हैं? वो लड़की मुझसे साथ कह रही थी, और मैं भी उसे कहने लगा, हाँ, मैं घोस्ट हंटर जोसेफ हूँ। तो कहने लगी, हाँ, मैं मनोरमा हूँ, और मैंने ही आपके पास वो लेटर लिखा था। इतना बोलते बोलते उसके आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं उसे कहने लगा, अरे आप रो क्यों रहे हैं? देखिए, रोइए मत, अब मैं आ चुका हूँ,
और आपको जल्द ही मैं उस बेताल के कब्जे से छुड़ा लूंगा। मैं इतना उसे बोल रहा था और वो कहने लगी, आप नहीं जानते मैं कितने दुखों को यहाँ पर सह रही हूँ, कितने जुल्म सह रही हूँ। आपको पता है मेरे ये कपड़े भीगे हुए क्यों हैं? क्योंकि अभी एक बेताल मेरे शरीर में घुसकर यहीं के पास के तालाब में मछलियों को पकड़ कर लाया है और उसे खाकर फिर से मेरे शरीर से बाहर निकल गया। वो जो गुफा है ना, उसी गुफा के अंदर सारे बेताल रहते हैं और मैं यहाँ बाहर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर उसमें आग जलाकर अपने इस कपड़े को सुखा रही हूँ। वो ऐसा कह रही थी और मैं भी काफी ज्यादा मायूस था। सच में इसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। मैं उसे कहने लगा, देखो तुम्हारे दुख के दिन अब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तुम देखना कैसे मैं एक एक बेताल को अपने इस लॉकेट के अंदर कैद करता हूँ। मैं इतना उसे कह रहा था और तभी मेरी नजर पड़ी उसके गले में। उसके गले में वो मोती का हार था जो उस बेताल ने उसके गले में डाल रखा था। मैं उस मोती के हार को पकड़कर तोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं उस हार को तोड़ने के लिए अपना हाथ लगाया, मुझे काफी तेज झटका लगा था। मैं 4 कदम पीछे जाकर गिरा था और तब मनोरमा मुझे कहने लगी, इस हार को मेरे गले से कोई नहीं निकाल सकता। जब तक वो बेताल जिंदा है तब तक ये मोती का हार भी मेरे गले में ही रहेगा। भले ही वो बेताल अगर नष्ट हो जाए, वो बेताल अगर कैद हो जाए तो उसके साथ उसकी शक्तियां भी नष्ट हो जाएगी, उसकी शक्तियां भी कैद हो जाएगी। वो ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, कोई बात नहीं, वैसे भी उस बेताल को तो कैद होना है ही। मैं जल्द ही उस बेताल को कैद कर लूंगा। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी मेरे शरीर को किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि ये धक्का काफी तेज नहीं था, लेकिन मैं मनोरमा से बातें कर रहा था जिस कारण से मैं यहाँ जमीन पर गिर पड़ा। मैं जब उठकर यहाँ आसपास देखने लगा तो मुझे एक इनविजिबल सा शरीर दिखाई दिया। एक इनविजिबल सा शरीर था जिसके शरीर का आकार तो बन रहा था, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा था। और तभी मैंने मनोरमा के चेहरे को देखा। मनोरमा काफी ज्यादा डरी हुई थी और मैं समझ गया यकीनन वो बेताल है, वही बेताल है जो मुझे धक्का दिया है। मैं उसे कहने लगा, बेताल तुम्हारे नष्ट होने का समय आ चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मनोरमा को अभी के अभी अपने चुंगल से आजाद करो। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी मेरे शरीर को भी काफी तेज झटका लगा। मेरे पीछे भी एक बेताल खड़ा था और उसने मेरे ऊपर अपनी शक्तियों से वार किया था और उसी के कारण मेरे शरीर को काफी तेज झटका लगा। मैं वहां काफी गौर से देखने लगा और तब मुझे पता चला यहाँ एक बेताल नहीं बल्कि कई सारे बेताल हैं। बेतालों का झुंड मुझे घेर कर खड़ा है। वहां पे कई सारे इनविजिबल शरीर थे और वो मुझ पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अगर कुछ बोलता तो मुझे नुकसान पहुंचाते। अगर मैं बेतालों को अपने इस लॉकेट में कैद करने की कोशिश करता तो वो मुझे नुकसान पहुंचाते। मैं एक साथ इतने सारे बेतालों को कैद थोड़ी ना कर सकता हूँ। मैं एक एक करके ही बेतालों को कैद कर सकता था। अगर मैं एक बेताल पर अपने इस लॉकेट की शक्तियां डालकर उसे कैद करने की कोशिश करता तो दूसरा बेताल मेरे ऊपर हमला कर देता। मैं क्या करता? मैं चुपचाप वहां खड़ा रहा और तभी वहां पर काफी लंबा चौड़ा इनविजिबल शरीर, ऐसा नहीं था कि वो शरीर पूरी तरह से इनविजिबल था। यहाँ पे जितने भी बेतालों के शरीर थे वो पूरी तरह से इनविजिबल नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर जैसे पारदर्शी सा हो। वहां पे ऐसा ही एक लंबा चौड़ा शरीर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ये उन बेतालों में से सबसे लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बेताल था और वो मेरे पास आकर कहने लगा, मैं गंजा बेताल, मैं इन बेतालों का सरदार हूँ। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ रहा। बताओ तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा नुकसान पहुंचाओगे? तुम मुझे हराओगे? तुम इस लड़की के गले से इस मोती के हार को क्यों निकाल रहे थे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराकर इस लड़की को बचा कर लेकर चले जाओगे? ऐसा सोचना भी मत। वो इतना बोलते हुए अपने हाथ के एक उंगली को मेरे शरीर में टच किया था और उसका उंगली मेरे शरीर में टच होते ही मुझे काफी तेज झटका लगा। मैं 4 कदम पीछे जाकर गिरा था और वहाँ कई सारे बेताल मेरे पास आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथ मेरे कंधों पर रखने वाले हैं। मैं काफी ज्यादा सहम गया। अगर ये सारे बेताल अपने शक्तियों के जरिए मुझे ये झटके देगा तो फिर मेरे तो प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? कैसे बचूं बेतालों से? तभी मुझे वो सफेद चुड़ैल की बात याद आई, वो लाल रंग का द्रव्य। उसका कहना था कि इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो और इसका इस्तेमाल
सही समय पर करना। और मैं सोचने लगा, इससे अच्छा सही समय कभी नहीं आ सकता। ये सारे बेताल मुझे घेर कर तो खड़े हैं ही। मैं इस लाल रंग के द्रव को पी लेता हूँ। इस द्रव को पीते ही मेरा शरीर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने लॉकेट की रोशनी एक एक करके सारे बेताल के शरीरों पर डालूंगा और सारे बेताल को अपने इस लॉकेट में कैद कर लूंगा। यही सोचते हुए मैं अपने जेब से उस लाल रंग के द्रव को निकाला और उसे पी गया। उसे पीते ही मेरे शरीर इनविजिबल हो चुके थे। वहां वो बेताल इधर उधर देखना शुरू हो गए थे। मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहने लगे, कहाँ गया? अभी तो वो हमारे बीच ही यहाँ जमीन पर गिरा हुआ था, अचानक से कहाँ गायब हो गया? वो इतना बोलते हुए पीछे पलट कर देखने लगे। कई बेताल इधर उधर देख रहे थे। और तभी मैं उस लॉकेट पर अपना हाथ रखा और मैं अपने मन में सोचा, मेरे आसपास जितने भी बुरी शक्तियां हैं वो मेरे इस लॉकेट में कैद हो जाए। मेरे इतना सोचते ही मेरे लॉकेट में वो जो हरा रंग का पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर से धड़ाधड़ लेजर लाइट जैसी रोशनियां निकलना शुरू हो गई। लगातार कई सारे लेजर लाइट जैसी रोशनियां निकलती गई और वो उन बेतालों के शरीर पर पड़ती गई। जैसे जैसे मेरे इस लॉकेट की रोशनी उन बेतालों पर पड़ रही थी, वैसे वैसे वो सारे बेताल धुएं के आकार में बदलता जा रहा था और वो खींचता हुआ मेरे इस हरे रंग के पत्थर में आकर कैद हो रहा था। मैं वहां ये अपनी आंखों से देख पा रहा था। भले ही वो पारदर्शी सा नजर आ रहा था, लेकिन मैं ये देख पा रहा था। कुछ ही देर में वहां पे वो सारे बेतालों का सरदार सहित वो गंजा बेताल सहित मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो गया। और उन बेतालों के कैद होते ही मनोरमा के गले में वो जो हार था, मोती का हार, वो भी टूट चुका था। और ये देखते ही मनोरमा काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो मुझसे कहने लगी, बहुत अच्छे आपने कर दिया, आप उन बेतालों को कैद कर दिए। वो काफी ज्यादा खुशी का इजहार कर रही थी और मैं भी खुश था। चलो, बेताल तो कैद हो गए और ये लड़की भी अब आजाद हो चुकी है। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मनोरमा मुझसे कहने लगी, लेकिन आप कहाँ हैं? आप मुझे नजर नहीं आ रहे। तो मैं उनसे कहने लगा, कुछ देर रुक जाओ, कुछ देर के बाद इस दवाई का, ये द्रव्य का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाई देने लगूंगा। वहां मनोरमा भी मान चुकी थी और थोड़ी देर के बाद मेरा शरीर पूरी तरह से दिखाई देने लगा था। और तब मनोरमा कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप ना होते तो मैं शायद हमेशा के लिए इन बेतालों का गुलाम बनकर रह जाती। मेरी आत्मा भी शायद इन बेतालों का गुलाम बनकर रह जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसा कह रहे थे और मैं कहने लगा, अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, मेरा ये फर्ज है। मैं घोस्ट हंटर हूँ और मैं भूतों को पकड़ने का काम करता हूँ। और एक भूत पकड़ने वाला अगर किसी व्यक्ति को भूत की परेशानी से निजात ना दिला पाए तो फिर कैसा घोस्ट हंटर? मेरा ये फर्ज है। मैं ऐसा कह रहा था और मनोरमा भी काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद मैं कहने लगा, तो फिर चले अपने गांव। तो मनोरमा कहने लगी, ठीक है, आप कैसे आए थे? आप उस उड़ती हुई झाड़ू से आए थे ना, कहाँ गए वो झाड़ू? तो मैं कहने लगा, यहीं कहीं होगा, देखो। उसके बाद मनोरमा वहां आसमान की ओर अपनी नजर उठाकर देखी। वहां आसमान में वो झाड़ू एक जगह पर अटकी हुई थी। उसके बाद मनोरमा कहने लगी, ए झाड़ू, आजा मेरे पास। इतना बोलते वो झाड़ू नीचे आ गई और मैं उसे कहने लगा, लेकिन ये झाड़ू तुम्हारी बात कैसे मानती है? तो मनोरमा कहने लगी, क्योंकि ये झाड़ू मुझे जानती है। मैं बचपन से इस झाड़ू पर बैठकर घूमती थी, उस चुड़ैल आंटी के साथ घूमा करती थी और तब से ही ये मुझे जानती है। इसी कारण ये मेरी बात भी मानेगी। बैठिए इस झाड़ू पर बैठिए, चलते हैं। उसके बाद मैं भी उस झाड़ू पर बैठ गया और मनोरमा भी उस झाड़ू पर बैठ गई। उसके बाद वो कहने लगी, ले चल झाड़ू, ले चल मुझे मेरे गांव में। इतना बोलते वो झाड़ू आसमान में उड़ चला और हम उड़ते हुए उसी सफेद चुड़ैल के झोपड़ी में पहुंचे। सफेद चुड़ैल भी हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो मेरा काफी ज्यादा धन्यवाद कर रही थी और मैं मनोरमा से कहने लगा, तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। रहिए, आप इनके साथ रहना चाहते तो रहिए, वरना किसी शहर में कोई जॉब कर लीजिए। आप वहाँ शहर में जॉब कीजिए और वहाँ किराए के रूम में आप रह सकती हैं। मैं मनोरमा से ऐसा कह रहा था और वहाँ सफेद चुड़ैल मुझसे कहने लगी, तो फिर आप इसे अपने साथ लेकर चले जाइए, वहाँ शहर में कोई जॉब दिला दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये इस गाँव में कुछ बचा नहीं है। यहाँ ना तो कोई दुकान है और ना ही कोई घर। यहाँ मनोरमा कैसे रह पाएगी? वो सफेद चुड़ैल ऐसा कह रही थी और मैं भी कहने लगा, तो फिर चलना चाहेंगी आप मेरे साथ? आप मेरे ऑफिस में काम कीजिएगा, वहाँ मेरा दोस्त कैप्टन घोस्ट आपको कुछ ना कुछ काम दे ही देगा। चलिए।
इतना बोलते हुए हम दोनों उस गांव के रास्ते से चलते हुए अपने बाइक तक पहुंचे। बाइक के जरिए हम अपने ऑफिस में आ गए। वहां कैप्टन घोस्ट पहले से ही बैठे हुए थे और वो मुझे देखते हुए कहने लगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम उस बेताल से इस लड़की को बचा कर ले ही आए, बहुत अच्छे। कैप्टन घोस्ट मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, वो तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को कोई जॉब चाहिए। ये लड़की कोई जॉब करेगी। वहाँ चुड़ैलों के गांव में ये कैसे रहती? वहाँ तो सब कुछ वीरान पड़ चुका है, वहाँ सब कुछ उजड़ चुका है। तो कैप्टन घोस्ट भी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं इसे एक जॉब दे देता हूँ। यहाँ ऑफिस में जितने भी फाइलें हैं, जितने भी चिट्ठियाँ आती है, इसे सब समेटना है, सभी को समेट कर इसे अच्छे से रखना है। यहाँ ऑफिस में कई सारे फाइलें, कई सारे लेटर इधर उधर बिखरे पड़े हैं और सभी को समेट समेट कर इसे अच्छे से रखने का काम करना होगा। वो कहने लगी, ठीक है, मैं कर लूंगी। उसके बाद मनोरमा भी उसी ऑफिस में काम करने लगी और वो वहाँ उन फाइलों को समेटने के लिए चली गई। और तभी कैप्टन घोस्ट मुझसे कहने लगे, तुमने तो इस केस को सुलझा दिया है, लेकिन एक लेटर फिर से आ चुका है। तुम्हें फिर से यहाँ के गांव में जाना है और वहाँ के रहस्य को सुलझाकर वहाँ पे जो भी भूत प्रेत हैं उसे या तो भगाना है या तो उसे कैद करना है। लो, ये लेटर खुद पढ़ लो। वहाँ कैप्टन घोस्ट मुझे वो लेटर थमा दिए और मैं वो लेटर पढ़ा। और अब अगले दिन कल मुझे फिर से एक गांव में जाना है, वहाँ के रहस्य को सुलझाना है, वहाँ के भूतों को कैद करना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे अगले केस की कहानियाँ, अगले भूत पकड़ने वाले केस की कहानियाँ सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मैं जल्द ही आपके लिए घोस्ट हंटिंग केस की कहानियाँ लेकर आऊँगा।